तक कितना इसका फायदा पहुंचेगा, इन सभी जनहित के मुद्दे से जुड़ी हुई बात करेंगे क्योंकि सवाल दिल्ली का है। देश की राजधानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और भी अधिक और समावेशी और पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स 2026 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्रता मानदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव परिवार की सालाना आय सीमा को लेकर किया गया है, जिसे अब 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,20,000 रुपए कर दिया गया है। ऐसे में सवाल ये कि दिल्ली में पीले कार्ड बढ़ेंगे या कटेंगे। दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से अधिसूचित दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2026 के तहत राशन कार्ड जारी करने के लिए आय मानदंड बढ़ा दिया गया है। नए नियम के तहत पात्रता मानदंडों पर नजर डाले तो वो परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए तक हो, उन्हें प्राथमिकता वाले परिवार श्रेणी में शामिल करने के लिए पात्र माना जाएगा। परिवार की आय का आकलन करने के लिए परिवार आय प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। नियमों में उन परिवारों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है जो आर्थिक रूप से सक्षम है। अगर किसी परिवार के पास ए या ई श्रेणी की कॉलोनियों में भवन या भूमि है, वो पात्र नहीं। परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, 4 पहिया वाहन का मालिक है, वो पात्र नहीं। परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है, वो पात्र नहीं। घर में 2 किलोवाट से अधिक का बिजली कनेक्शन है तो उन्हें राशन कार्ड जारी नहीं होगा। दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2026 के तहत नियम के तहत परिवार का मुखिया निर्धारित। राशन कार्ड जारी करने के लिए परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य को परिवार का मुखिया माना जाएगा। परिवार में एकमात्र महिला सदस्य की आयु 18 साल से कम है तो सबसे बड़े पुरुष सदस्य को मुखिया माना जाएगा। नए नियमों के अनुसार अब राशन कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। आवेदकों को अब सरकारी दफ्तरों की कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की कड़ी जांच की जाएगी ताकि केवल जरूरतमंदों को ही इसका लाभ मिल सके। वहीं इस नए नियम को लेकर कुछ सवाल है। बीपीएल की लिमिट बढ़ने से कितने लोगों को होगा लाभ? नियमों में बदलाव रेखा सरकार का कितना बड़ा कदम? आय सीमा बढ़ाने का फैसला कितना लाएगा रंग? कितने लोगों तक अंत्योदय का लाभ पहुंचाएगी सरकार? दिल्ली में पीले कार्ड बढ़ेंगे या कटेंगे? नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के लाभों को अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुंचाना और प्रणाली में मौजूद खामियों को दुरुस्त करना है। वही अब देखना ये होगा कि दिल्ली में पीले कार्डों में इजाफा होता है या कैची चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा का रुख करने से पहले कुछ हमारे सवाल हैं, सवालों को आपके सामने रखते हैं और इन्हीं के जवाब तलाशेंगे। सवाल ये कि बीपीएल की लिमिट बढ़ने से कितने लोगों को लाभ होगा? सवाल ये कि कितने लोगों तक अंत्योदय का लाभ सरकार पहुंचाएगी? और सवाल ये भी कि दिल्ली में पीले कार्ड बटेंगे या फिर ये जो कार्ड की संख्या है वो बढ़ेगी या फिर ये जो कार्ड हैं वो कटेंगे? ये बड़े सवाल हैं क्योंकि बीपीएल का जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर देखिए जो इनकम कैपिंग थी उसे बढ़ा दिया गया है और अब उम्मीद यही है कि जो इनकम कैप है इसे हटाने के बाद जो कार्ड की संख्या है वो अब बढ़ेगी। और ऐसे में ये कदम कितना लाभदायक साबित होगा दिल्ली की जनता के लिए, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए आज हम इस सवाल पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हर एक पहलुओं को समझेंगे। और चलिए अब इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। मनीष झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। और दिनेश कैद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले दिनेश जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप चर्चा की शुरुआत करें और इसका विस्तार से विश्लेषण करें कि जो ये कदम उठाए गए दिल्ली सरकार की ओर से, इसे जनता के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, आपके नजरिए से बताइएगा। और भविष्य में इसका क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है? आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए,
पहले से जैसे कि मतलब जैसे पात्रता का नियम जैसे कि जो बदल करके थोड़ा उसमें जो रिलैक्सेशन किया गया है, क्योंकि कुछ में जैसे मतलब देखा गया था कि पहले जो 1 लाख की जैसे लिमिट थी, तो ये होता था कि जैसे थोड़ी बहुत जैसे 1 लाख से हल्का सा क्रॉस किया तो उसका जो नाम बेचारे का कट जाता था। और दूसरा देखिए कि मतलब बीपीएल कार्ड या पीला कार्ड जिसको जैसे बोला जाता है, तो उसकी पात्रता के जैसे एक तरह से अगर बोला जाए, कुछ भी बोला जाए, तो उसमें देखिए सिर्फ वही लोग लाभ उसका उठाते हैं जिनको वाकई में इसकी जरूरत होती है। तो वो जैसे कि मतलब जैसे टॉपिक जैसे कि शीर्षक है मतलब आज की डिबेट का कि मतलब घटेंगे या बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि उससे जो राशन कार्ड के जो जैसे नंबर जो है उससे बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ये मान के चलें कि जैसे कि जो पात्र जो है मतलब उसमें एक तरह से वाकई में जो एलिजिबल लोग हैं उन तक इसकी रीच होगी। दूसरा जैसे कि जो दायरा बढ़ाने को लेकर के और दूसरा नियमों की स्पष्टता को लेकर के, और जैसे कि परिवार की जो सबसे मतलब जो उम्र वाली जो महिला जो है उनको एक तरह से परिवार के मुखिया के रूप में रखने का जैसे है, तो मतलब एक तरह से बेहतरीन है, क्योंकि उनको सम्मान देने का, महिलाओं को सम्मान देने एक तरह से महिला मुख्यमंत्री के नाते रेखा गुप्ता जी ने एक तरह से जैसे महिला जो मुखिया जो है उसको सम्मान देने का काम, और उसके साथ साथ ये मान के चलें कि पूरे तरीके सुनिश्चित करने का कि भाई पात्र जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ पहुंचे, और बाकी जो गैर पात्रता में जैसे आते हैं या जैसे जो एलिजिबल नहीं है, जैसे कि जो इसमें अलग अलग जैसे आपने जिक्र पहले कर दिया है, तो वो जैसे एक तरह से उसमें छटनी इसकी हो जाएगी। तो एक तरह से ये होगा कि जो लोग जिनको वाकई में जरूरत है और जो लोग वाकई में जहां तक ये लाभ पहुंचना चाहिए, जैसे कि मतलब कि कोई अगर वाकई में जैसे कोई अगर है और पहले से कोई अगर योजना के पहले ले रहा है, तो वो डबल वो चीज नहीं हो पाएंगी। और दूसरा जो चीज जैसे कि मतलब जैसे कि जिस भी तरह की जैसे किया जाएगा, और जैसे कमेटी जो है, कमेटी में जैसे कि डीएम हो गए या एडीएम हो गए, उसके अलावा जैसे वहां पे जो मतलब कि जैसे जो नए रूल के मुताबिक जैसे जो चीजें की गई हैं, 2 विधायक उस कमेटी में रहेंगे, लोकल जैसे कि फूड जो जैसे कमेटी में जो और जो लोग रहेंगे, तो वो सुनिश्चित करेंगे। और जैसे किसी को अगर बाई चांस लगता है कि किसी चीज में कोई कमी है और उसकी मतलब किसी जैसे रेवेन्यू जो रिकॉर्ड से सर्टिफिकेट लेने का काम है, तो वो ऑनलाइन उसको मतलब उसका दर्ज करवा सकता है। उसके अलावा जाकर के वहां पर जाकर के सुनिश्चित करने के लिए अपने नाम को कि भाई ट्रांस अगर कटा है या कोई कटनी छटनी में और कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो इन सभी लोगों से जाके कमेटी के लोगों से बिल्कुल तरीके से जाके मिल सकता है, या नजदीकी अपना राशन जो दफ्तर है उसमें जाके मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें आने वाले समय पे पूरे तरीके से ठीक ठाक रहेगा। और एक जो नई चीज मतलब जो थोड़ा सा अलग बताता हूँ, जैसे कि जो अभी जैसे कि वर्तमान जैसे कि जो एक तरह से जो नियम और अभी जो चीजें हैं उन्हें बदलाव लाने के साथ साथ जैसे कि जो फ्री सिलेंडर वाले जो है उसका भी सुनिश्चित करने का काम किया गया, जैसे होली से। और जैसे कि जो साल में 2 सिलेंडर फ्री में देने का काम था, तो उसमें जो पात्र लोग होंगे तो उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, या जैसे एलपीजी का कनेक्शन जैसे किसी का जैसे पाइपलाइन से अगर है तो उनको भी देने का काम भी उनके अकाउंट में आ जाएगा। तो उसी को लेकर के मुझे लगता है कि अपने तरीके से सुनिश्चित करने का काम और बेहतरीन कदम है, तो वो उनके लिए बधाई देता हूँ। और बधाई की पात्र हैं रेखा गुप्ता जी और सरकार जो पूरी तरीके से। बाकी फिर भी कोई दिक्कत परेशानी तो उसके लिए ऑनलाइन जो चीजें हैं या मिलकर के जो चीजें वो बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर अगर आपकी बातों का निष्कर्ष निकाला जाए तो आप इसे जनता के लिए एक अच्छा कदम मान रहे हैं, जिससे दिल्ली की जनता को सीधा फायदा पहुंचेगा। ठीक है, आदेश भारद्वाज जी, अब मैं आपका रुख करूंगी। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस की तरफ से लाया गया। अब जब हम इसी के एक्सटेंडेड वर्जन को देख रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार, आज हम मुख्य तौर पर जब दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं, तो दिल्ली में ये जो इनकम कैपिंग यानी आय सीमा को बढ़ाया गया है, इसका दायरा, तो क्या आप देख रहे हैं कि जो विजन लेकर आप लोगों ने ये फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था, उसको ये जो इनकम कैपिंग दिल्ली में बढ़ाई गई है, एक अच्छा कदम मानते हैं, या फिर इसमें कोई कमी आपको नजर आ रही है? क्या कहेंगे, कांग्रेस का क्या मानना रहेगा? सर, ऑडियो ऑन म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दीपिका जी, दिल्ली के लोग कई तरह की तकलीफों से जूझ रहे हैं, और कम से कम आपका चैनल ये बधाई के पात्र है कि आप उन तमाम समस्याओं को अपने यहाँ पर चिन्हित करके उसके ऊपर ध्यान आकर्षित कराते हैं और लोगों की बात लोगों तक पहुंच पाती है। जो है सच्चाई ये है कि कोरोना के टाइम पे दिल्ली की फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट की एक साइट थी, और उस साइट के ऊपर दिल्ली के 4,11,600 लोगों ने अप्लाई किया राशन कार्ड के लिए, और इसकी रिकमेंडेशन भी एफएसओ द्वारा भेजी हुई थी। ये विधानसभा वाइज डिटेल है, लेकिन एक भी व्यक्ति का राशन कार्ड इसमें नहीं बना और इनकी डे बाई डे बढ़ी। और ये पत्र हमने उस वक्त आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लिखा था कि जिनको आप कूपन बांट रहे हैं इस कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में लोग बहुत पीड़ित हैं, इनके कूपन जो है जिस तरह से राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ 4,15,000 लगभग ये लोग हैं, इनको कूपन दे दिए जाएं, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी।
ये लोग बराबर राशन कार्ड के लिए कोशिश करते रहे, आज तक इनके राशन कार्ड नहीं बने। जबकि दिल्ली के अंदर श्रीमती शीला दीक्षित जी के समय पे राशन कार्डों में पहले भी दिक्कत होती थी, लोगों को तकलीफ होती थी, उसको कैसे दूर किया जाए, हमने उसका प्रयास किया और उसके प्रयास के लिए हमने सिटीजन चार्टर एक्ट लागू किया। और उसका मतलब सिर्फ यही था कि जो गरीब कमजोर व्यक्ति राशन कार्ड चाहता है और उसके फार्म और पेपर जब जमा हो जाते हैं तो 1 महीने के अंदर उसका राशन कार्ड बन के मिल जाना चाहिए। ये दिल्ली में श्रीमती शीला दीक्षित ने व्यवस्था की थी और हम 16 लाख लोगों की बजाय दिल्ली के अंदर 32 लाख से ज्यादा लोगों को 16 लाख नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ पाए थे। ठीक है। तो के बाद ये सरकार आई, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया विधानसभा वाइज डिटेल्स है। अब ये डिटेल्स भी वहां से हटा दी गई है सब जो है। तो अब ये दी गई है, लेकिन किसी का राशन कार्ड इशू नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में 4,20,000 जो राशन कार्ड हमने बनाए थे उसमें से कैंसिल कर दिए गए हैं। 2,20,000 जो संदिग्ध कैटेगरी में डाल रखे हैं। 2,70,000 को मोबाइल के माध्यम से नोटिस भेजा हुआ है, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। तो लोगों को इस तरह से मोबाइल पे SMS करके भेज देना, ये वो वर्ग है कि जिसके पास मोबाइल भी अभी तक बहुत लोगों का स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन सरकार पैसे वालों की है, तो इसको लगता है कि सबको सब चीजें पहुंच जाती हैं। तो ये इस तरह से लोगों के साथ तानाशाह रवैया अपना के कहीं ना कहीं लोगों की समस्या और बढ़ा रहे हैं। जो 1,20,000 किया गया है, ये 1,02,006 में इनकी इनकम मानी गई थी कि 1 लाख रुपए इनकम जिस परिवार की, जिस व्यक्ति की है, उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। उस टाइम में 1 लाख रुपए रखा गया था। आज 2026 में 20 सालों के बाद मात्र 20,000 रुपए बढ़ा के कहीं ना कहीं इतिश्री करने का कार्य हो रहा है। कम से कम जब हमने गरीबों के लिए आरक्षण मोदी जी ने दिया स्वर्ण जातियों को बरगलाने के लिए, तो उसमें उन्होंने कहा था कि 8 लाख तक के व्यक्ति को ठीक है गरीब जाएगा। दिल्ली सरकार 1 लाख वाले को 1,20,000 वाले को मानती है, 1,21,000 मानती। तो मेरा ये अनुरोध है कि सरकार को इस पे पुनः विचार करना चाहिए और कम से कम 4 लाख रुपए। ठीक है, EWS का मुद्दा आप उठा रहे हैं कि दोनों में अलग अलग कैटेगराइजेशन क्यों किया गया है। मैं ये सवाल लूंगी, अभी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जब चर्चा में शामिल होंगे तो उनसे मैं पूछूंगी, महेश जी से। मनीष झा जी, आम आदमी पार्टी इस कदम को किस तरह से देख रही है? सबसे पहले तो यही बता दीजिए, क्या इसमें अगर कोई कमियां दिखती हैं तो वो आप लोग क्या देख रहे हैं? दीपिका जी नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों को, पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। दीपिका जी, ये जो नया PDS रूल 2026 रेखा गुप्ता सरकार ने लागू किया है, ये इसमें कमियां ही कमियां हैं। और ये गरीबों को जो 2 जून की रोटी मिल जाया करती थी, जो रोजाना मेहनत करके अपने परिवार अपना और अपने परिवार का पेट भरते थे, उनका पेट पर सीधे से सीधे लात मारने की कोशिश है। मैं आपको बताता हूं, जब से ये सरकार आई है फरवरी 2025 से, आपने देखा आने के साथ ही सरकार ने अपना ट्रेलर और अपनी जो इच्छा शक्ति जाहिर कर दी थी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने का। तो ये सरकार जो है नित्य नए तरीके से, किस सिलसिलेवार तरीके से, किस प्रकार से करप्शन का नया तरीका करप्शन किया जाए, करप्शन के नए तरीका पर रिसर्च एनालिसिस विंग, हमें तो लगता है इन्होंने R&D कर रहे हैं उस पर, और रिसर्च और एनालिसिस विंग बैठा रखा है सिलसिलेवार ढंग से किस प्रकार से करप्शन किया जाए। उसी का एक ये उदाहरण है। ये एक शाम पूरे दिल्ली वाले को मैसेज आ जाता है 8,27,000 लोगों को उनके फोन पे कि आपका नाम जो है राशन कार्ड से खत्म कर दिया गया। आप उस गरीब परिवार की पीड़ा को महसूस करिए। ये कितने संवेदनहीन है भारतीय जनता पार्टी की। इन्होंने अपनी दलाली और भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, जो कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में पूरी तरीके से उन्होंने रोक रखा था, पूरा सिस्टम उन्होंने कंप्यूटराइज्ड बना रखा था, डिजिटल बना रखा था। राशन कार्ड जो निर्गत किया जाए उसको डिजिटल जिसमें 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का कोई भी कहीं से भी लीकेज नहीं था, उस सिस्टम को इन्होंने चेंज कर दिया। जो PDS रूल 2025 को इन्होंने जनवरी में, अभी 2026 में इन्होंने नोटिफाई करके इसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। सरकार जब 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल जी जगह जगह पे पूरी दिल्ली में विधानसभा में लोगों को जागरूक करते थे NGO के माध्यम से, ताकि जो दिल्ली में लोगों को जो राशन मिलता था उसमें जो कालाबाजारी होती थी, जो
कम उनको दिया जाता था या भेदभाव किया जाता था राशन कार्ड निर्गत पे, उस पर उन्होंने पूरी मुहिम छेड़ी थी जिसे दिल्ली के लोगों ने पसंद किया। उसी मुहिम और ऐसे जन आंदोलन का नतीजा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार आई थी। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी ने आते ही ये सिस्टम लागू किया था। 2015 पीडीएस एक्ट रूल लागू किया था, जिसके तहत पहले पूरे देश में क्या होता था, आप रसूखदार आदमी हैं, आपने ब्राइबरी दे दिया, आपने पैसे भर दिए, एफएसओ को पैसे दे दिए, दलालों को पैसे भर दिए, वो आपका राशन कार्ड जो है निर्गत कर देगा बिना कुछ जांच परख। दिल्ली में पहली बार अरविंद केजरीवाल सरकार में इस सिस्टम को रैशनलाइज किया गया, कंप्यूटराइज किया गया। आपके रैशनलाइज सिस्टम को यूज नहीं कर रहे हैं क्या वो? नहीं, बिल्कुल उन्होंने चेंज कर दिया। उसमें कमिटी, मैं आ रहा हूं, अब समझिए, आप फर्क समझिए। इस सिस्टम के तहत ये था कि अब देखिए, इस सिस्टम के तहत ये था कि दिल्ली में जितने भी लोगों का राशन कार्ड है, हाँ, उनको एक कंप्यूटराइज्ड, उनको एक डिजिटल नंबर मिलता था, और ये सिस्टम कर दिया गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। एफएसओ और पूरी टीम जो है, जो भी, एक सेकंड दीपिका जी, एफएसओ और पूरी जो भी जमा करता था, फॉर्म भरते थे, उसका वो डॉक्यूमेंट जांच करते थे, और अगर डॉक्यूमेंट्स में वो सही पाया जाता था तो उसको निर्गत कर दिया जाता था। जिसका नंबर पहले है उसको पहले मिलेगा, जिसका नंबर बाद में है उसको बाद में मिलेगा। इस प्रकार से यह तय किया गया था सिस्टम, और लोग खुश थे क्योंकि ट्रांसपेरेंसी थी। भले ही मेरा नंबर 2 साल बाद आएगा, लेकिन मुझे ये खुशी थी कि कहीं पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था, दुरुपयोग नहीं हो रहा था, बाबूशाही और अफसरगिरी में भ्रष्टाचार का पूरा रोक लगा दिया गया था। ठीक विपरीत, अब समझिए, 8,27,000 का तो इन्होंने काटा ही काटा। इन्होंने आते ही जो पीडीएस रूल 2025 का जो नोटिफाई इन्होंने किया, उसमें इन्होंने क्या किया है, जो नोटिफाई किया है नया पीडीएस रूल, इसमें सबसे पहले इन्होंने राशन दफ्तर बंद कर दिया विधानसभाओं का। जहां पे एफएसओ बैठते थे, मान लीजिए मेरा राशन कार्ड है, मैं किसी विधानसभा में रहता हूं, मेरा राशन कार्ड कर गया या कुछ त्रुटि है या कुछ जानकारी चाहिए मुझे, तो मैं सबसे पहले एफएसओ के पास जाऊंगा। अब इन्होंने राशन दफ्तर पर ही ताला बंद कर दिया, उसको हटा दिया वहां से। एक तरफ तो रेखा गुप्ता जी बोलती थी कि हम दिल्ली को उसमें बांटेंगे ताकि दिल्ली को 13 नए सेक्रेटेरिएट मिले, मिनी सेक्रेटेरिएट मिले, ताकि लोगों का जनहित का काम अच्छे प्रकार से ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जाए। ठीक इसके विपरीत इन्होंने दलाल सिस्टम को किस प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं। इन्होंने पहले राशन दफ्तर पर ताला मारा, एफएसओ गायब, अब लोग भटकते रहो, दलालों को पकड़ते रहो, इनके लोगों को पटको। हर गली में मोहल्ला में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दलाल नियुक्त कर रखे हैं, वो आपसे मोटे पैसे लेंगे, फीस वसूलेंगे और आपका काम कराएंगे। अब उसके बाद सुनिए क्या हुआ। अब नए राशन कार्ड जो इनका जो अधिनियम है, उसमें नए राशन कार्ड इस प्रकार से बनेगा, उन्होंने पूरे कानून को चेंज कर दिया। अब इस कानून के तहत एक कमेटी बनेगी, जिस कमेटी में जो सरकार चाहेगी उनको मिलेगा, सरकार के लोग रहेंगे। इनमें कुछ सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग मारे जाएंगे, और सरकार और जो अफसर हैं, सरकारी अफसर, उनका पॉकेट भरा जाएगा। जिनका जो रिश्वत देगा उसका राशन कार्ड बनेगा, जो रिश्वत देगा उसका राशन कार्ड नहीं बनेगा। एक तरह से रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने का ये पूरा अधिनियम है, गरीब के पेट पे पूरी तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाने में कामयाब हुआ हूं। बिल्कुल मनीष, आपकी सारी बातों को समझ। एक तरफ तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था, जिसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी थी, और यहाँ पे इन्होंने कमेटी, जब कमेटी बैठेगी तो उसमें जाहिर सी बात है आप अपने लोगों का, जो आपको पैसे देगा, जो आपका पॉकेट गर्म करेगा, उसका पक्ष लेंगे। आपने दलाल सिस्टम को बढ़ावा दिया है। एक तरफ मैंने आपकी सारी बातों को समझा, और अब अभी इन्हीं पर तर्क ले लेते हैं। दूसरी बात 8,27,000 लोगों का राशन कार्ड रातों रात काट दिया गया है। वो राशन के लिए मारामारी कर रहे हैं। ऐसे लोग, गरीबों के पेट पे इन्होंने सीधे सीधे लात मारा है। चलिए महेश जी से मैं जवाब भी ले लेती हूँ। और सबसे पहले तो महेश जी, जो इनकम कैपिंग आप लोगों ने बढ़ाई है, इसके पीछे का आप उद्देश्य के साथ साथ इसकी शुरुआत उससे करें। और दूसरा जो सवाल मेरा आपसे रहेगा, मनीष जी ने उठाया है कि एक तरफ थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात, जहां से एक ट्रांसपेरेंसी लाने के उद्देश्य से एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ है कमेटी सिस्टम, जहां दलाली को बढ़ावा मिलेगा और भ्रष्टाचार आगे बढ़ेगा। इन सभी सवालों को एक कोट करते हुए पूरा जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता का ये तकाजा है, जो आज ये हम लोग कहीं एक रिफॉर्मेशन के तहत या सुधार के तहत या लूट और भ्रष्टाचार से कहीं रहित इस व्यवस्था को, जो गरीबों को कहीं 2 जून की रोटी देता हो, या कह लीजिए कि जो आहार देने का एक काम
पूरे देश में चल रहा है और दिल्ली में भी गरीबों का इसका लाभ मिले, उसके तहत उस नजरिए से इसको लाया गया। अब नैतिकता की बात मैंने उठाई तो भारतीय जनता पार्टी ने ही केजरीवाल सरकार पे राशन कार्ड घोटाले का आरोप लगाया था, और वो आरोप मनगढ़ंत नहीं था। वो एक आरटीआई के जरिए जो प्राप्त सूचना थी उसके आधार पर लगाया गया था कि लाखों लोग मर गए, या कह लीजिए कि जो उस दायरे में नहीं आते हैं, जो राशन कार्ड जिनके पास है लेकिन वो राशन नहीं लेते हैं, उसके बावजूद भी उनके नाम के राशन कहाँ चले जाते हैं, कौन खा जाता है, किस तरह से वो गोलमाल होता है और किस तरह से भ्रष्टाचार का भीड़ चढ़ता है, तो उसको कहीं पारदर्शी तरीके से उसको खत्म करने का जो काम है वो इस जो ये नोटिफिकेशन है उसके जरिए ये बदस्तूर किया जा सकता है। भारद्वाज जी की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई 4 लाख की लिमिट ले जाते, 1,20,000 की लिमिट क्यों लेके जा रहे हो। बात भी उनकी सही है कि 5 लाख प्रति व्यक्ति आय जो है आज कहीं दिल्ली में है, वहां 1,20,000 का जो एक एम्बिट है या लिमिट है, मैं समझता हूं कि वो उतना ज्यादा 1,02,2006 में था, अब 2026 में 20 साल के बाद आप उसको 1,20,000 कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि सरकार ने उसको कहीं जो 1,20,000 का जो एम्बिट लिया है उसमें भी कंडीशनली जो चीजों को डाला है कि जिनके पास 4 पहिए की गाड़ी है, जो रिटर्न भरते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो ए से लेके ई तक के कॉलोनियों में रहते हैं, ऐसे लोग, आप याद करिए प्रधानमंत्री जी के अपील पे लोगों ने गैस का, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि भाई सब्सिडाइज जो गैस सिलेंडर जो लोग लेते हैं वो छोड़ दे। उनकी अपील मात्र से 3 करोड़ से ज्यादा लोग आज तक छोड़ दिए। ये वही राज्य है दिल्ली जहां पे आप ये देखिए कि महिलाओं के नाम पर लूट होती थी कि भाई सारी महिलाओं को, अब बताइए जो महिला गाड़ी से चलती हैं, जो स्कूटर से चलती हैं, जो स्कूटी से चलती हैं, जो किसी और चीज से चलती हैं, सबके नाम का पैसा जो है लूट लिया जाता था। और वो किस माध्यम से कि भाई हम महिलाओं को फ्री राइडिंग दे रहे हैं, महिलाओं को हम प्रति माह जो है ये पैसे, मान लीजिए मेरी पत्नी है, वो सक्षम है, वो एडवोकेट है, वो कमा रही हैं, उनको क्या जरूरत है। लेकिन केजरीवाल सरकार में ऐसी महिलाओं को भी जिनको जरूरत नहीं थी उनको भी भाई 3,000 दो, 2,000 दो, 4,000 दो। तो ये जो लूट था, ये खसोट था, जो ये भ्रष्टाचार था, और वो प्रमाणिक था। जो सीएजी की रिपोर्ट है, जो इनके भ्रष्टाचार की फाइल खुली हुई है, लेकिन ऐसी महिलाओं के लिए आप, ठीक है, मैं बहुत छोटा सा इस पर आपसे ऐड ऑन करते हुए सवाल पूछूंगी। आपने कहा कि जो सशक्त महिलाएं हैं उन्हें भी आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन ऐसी महिलाएं वो जो अमाउंट है उसे भी क्विट कर सकती हैं। ये अगर मैं देखूं तो केंद्र स्तर पर आप लोगों ने भी डीबीटी के माध्यम से जो गैस सिलेंडर का सब्सिडी दी जा रही थी, पीएम ने खुद आग्रह किया था जो सशक्त है वो छोड़िए, बहुत बड़े स्तर पर आप लोगों ने प्रचार भी किया कि लोगों ने छोड़ी, वैसे दिल्ली में भी हो सकता था। हाँ बिल्कुल, आपका सही सवाल है। लेकिन ये कौन करता है? आप उनके किसी के अकाउंट में पैसा आप डालिएगा तो कैसे रिटर्न करेगा, क्यों करेगा, कारण क्या है? लेकिन सवाल है कि सरकार फिर किस बात की है? सरकार क्या उन लोगों को जो पैसा देती है वो किस बात के लिए देती है? और वो डीबीटी के माध्यम से नहीं दिया जाता था केजरीवाल सरकार में। यही तो रोना था कि यहाँ डीबीटी थी नहीं, यहाँ तो कुछ केंद्र की कई योजनाएं यहाँ लागू नहीं हुई। अब आ जाइए राशन कार्ड के ऊपर, ये लोग लेकर आए, जब याद करिए हमने इसका विरोध किया था, हमारे केंद्रीय कार्यालय से इसका विरोध हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और हमें बताया गया था जब डोर स्टेप डिलीवरी घोटाला जो हुआ वो क्या था, यही तो था कि आप जिनके नाम से डोर स्टेप डिलीवरी करने जा रहे हैं, राशन कार्ड एक्ट है, उस एक्ट का आप वायलेशन कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे इन्होंने शराब नीति बनाई कि शराब नीति को पूरा इलीगल ढंग से ये शराब बेचते रहे, वैसे ही इलीगल ढंग से राशन कार्ड बेचने का इन्होंने योजना बना डाली। तो इनका तो इरादा ये था ही नहीं कि कहीं गरीबों का भला हो। सवाल ये है कि आप मुझे बताइए ना, मरे हुए आदमी के नाम का आप राशन लेकर कहाँ गए? सवाल ये उठता है कि भाई जो आदमी मर गया उसके नाम से जो आप सरकार से, केंद्र सरकार से आप सब्सिडाइज, जो केंद्र सरकार जो है 20 रुपए में खरीदती, आपको 2 रुपए में दे रही थी या 1 रुपए में दे रही थी या फ्री में आपको दे रही थी, उस राशन को आप कहां लेकर बेचते थे? ये आज सवाल खड़ा होगा ना।
आज पूछा जाएगा ना आपसे, और उसी की इंक्वायरी चल रही है ना। तो सवाल यह है कि अगर वो व्यवस्था थी यहाँ पर और उस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया गया, और जब हम परिवर्तन करने बैठे तो और भी विसंगतियां आई, लेकिन उन सवाल ये भी विसंगतियों को उठ रहा है कहीं ना, हम मनीष डिस्ट्रिक्ट जी, लेवल पे लेकर अभी आए। मनीष जी ने सवाल इसको लेकर भी उठाया है कि व्यवस्था परिवर्तन सरकार बदलती है तो लाजमी है कि हर जगह होता है और हर एक राज्य में होता है, लेकिन 8 लाख से ज्यादा अगर राशन कार्ड कटे हैं तो ये भी सवाल उठता है ना। और अब जब 1,20,000 रुपए, हाँ मैं फिर से कह रहा हूं, वो तो अगर कांग्रेस की बात तो अगर हम सुने तो वो 1,20,000 की जगह 4 लाख होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम फिर से कह रहे हैं हमने उनका, आप मुझे बताइए जिनके पास 4 पहिए हैं उनको क्या जरूरत है पीडी कार्ड की, जिनके पास मकान है उनको क्या जरूरत है, जो सरकारी कर्मचारी है उनको क्या जरूरत है, जो ए से लेके ई तक जो यहाँ कैटेगरी बनी हुई है, जैसे मान लो मैं ए कैटेगरी के कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे पास राशन कार्ड है, मुझे पीला कार्ड क्यों चाहिए? कोई कारण होना चाहिए ना। आप अगर सक्षम हैं तो आप, मतलब जो गरीबों का हक है उस हक को मार दिया जाए। मतलब अगर सरकार ने गरीबों को राहत मिले, गरीबों को और बढ़िया से सरकार उसको परोस सके, अच्छे से दे सके, जो गलत तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाया जा रहा था एक सिस्टम में, उसको अगर सुधार कर दिया गया तो उसके ऊपर आप निगरानी रखिए ना, कि वो चीज हमें उसका निगरानी करना चाहिए, हमें उसके ऊपर कहीं ध्यान रखना चाहिए कि जो सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है, इस व्यवस्था में कोई कमी होगी तो हम झंडा बुलंद करेंगे, हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे विपक्ष के नाते। आप वो काम करिए, आप उसमें वैल्यू एडिशन करने की बात करिए कि भाई आप इसमें वैल्यू एडिशन ये करिए कि ये चीज ना होकर एक इसमें और चीजें डाली जा सकती है। आपके सुझाव आने चाहिए, समझ में आएगा कि हाँ दिल्ली की जनता के हित में आप कुछ करना चाहते हैं। लेकिन वो ऐसे में कहते हैं कि वो विपक्ष में हम किसी भी मुद्दे पर सुझाव देते हैं तो आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। खैर मैं लौटूंगी, ये चर्चा का विषय नहीं है, तो मैंने क्लोज है। एक दो बातों को कहीं सामने रखिए दर्शकों को, तो आपका ये सवाल जो है या उनका जो एक आरोप अभी है, मैं आऊंगी मनीष जी के पास। अगर मैं यही बोल दूंगी कि अगर आप लोग अपने सुझाव क्यों नहीं रखते हैं तो उनका यही जवाब होगा, जहां तक मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनसे दोबारा पूछूंगी। तो वो आना चाहिए ना, वो प्रामाणिक रूप से आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन प्रामाणिक रूप से आना चाहिए। दिनेश जी, अब ये कह देना कि दलाल है, ऐसे कह देने से थोड़ी हो जाएगा। ये तो आप लोग दलाली किया करते थे और आपके दलाली होने का प्रमाण और पुख्ता सबूत भी मिल चुके हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी। दिनेश जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि राजनीति है और यहाँ पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तथ्य होते हैं और विरोध और गतिरोध हर जगह हमें देखने को मिलता है। लेकिन मेरा सवाल जब जनहित से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमने देखा कि अभी आम आदमी पार्टी से जो तथ्य मनीष जी ने हमारे सामने रखे हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि किसी तरह का जो बिचौलियों वाला सिस्टम को खत्म करने का प्रयास किया गया था, इससे कुछ ऐसी चीजों में इजाफा मिलेगा? इस नेगेटिव साइड पर भी मैं चाहूंगी कि आप अपना तथ्य रखें। देखिए दीपिका जी, ऐसा है कि सरकार जैसे कोई भी रहती है तो उसमें जैसे प्रतिपक्ष के जो मतलब सामने जो नेता रहते हैं तो उनका काम ये प्रतिपक्ष के जो भी जैसे पार्टी रहती हैं तो उनका काम ही होता है कि किसी भी तरीके से सरकार को जो है मतलब घेरने का काम किया जाए, और कोई ना कोई जो चीजें हैं, और वो घेरने का काम प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दोनों तरह की चीजें होती हैं कि रचनात्मक तरीके से, जैसे कि उनकी अगर कोई बातचीत हो वो रखी जाए या कोई इस तरह की बात रखी जाए जिस तरह की ठीक है जिससे कि सरकार जो है पशुपेश में आए। तो अब जैसे इस राशन कार्ड वाली बात को लेकर करें तो बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जैसे जो लोग वंचित हैं, शोषित हैं, और उनको एक तरह से 2 जून की रोटी जो है वो जुटाना मुहैया मतलब कराना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं समस्या जो है वो ये देखने के लिए कि कहीं ना कहीं चीजों को समझने के लिए देखना पड़ेगा। अगर कोई उसमें अगर परिवर्तन करने की आवश्यकता अगर है तो उसमें जरूर किया जाए, लेकिन अगर परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, उसमें अगर कहीं ना कहीं घेरने का काम किया जाए, वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक नहीं लगता मुझे वैसे। और दूसरी बात जैसे कि आय को जैसे बढ़ाने का, जैसे कि 1,20,000 से 1,20,000 तक किया गया, तो आगे मतलब जैसे कोई भी जैसे कमेटी है, चाहे किसी भी सदन की हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा किसी की होती है, उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ के लोग होते हैं और उसमें सरकारी अफसर भी रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो चीजें होते हैं तो उनके माध्यम से चीजें पहुंचा दी जाती है, तो वो जरूर सुनी जाती है और उनकी आगे मतलब जिस तरह मतलब अमल भी किया जाता है उनपे और आगे उसमें इंप्लीमेंट भी किया जाता है। तो मुझे लगता है जहां पर जो उचित जगह है तो वहां पर अगर वो चीज अगर उठाई जाए तो ज्यादा बेहतर है। बाकी जैसे जो मतलब कि प्रतिपक्ष के नाते जो भी जैसे पार्टीज हैं तो उनका सब मतलब कर्तव्य ये बनता है कि जनता की आवाज को उठाएं और जो उचित जगह पे जहां पर जो रखने की बातें उनको रखना भी चाहिए और करना भी चाहिए और उसी को लेकर आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी जो चीजें हर जैसे योजना चाहे केंद्र की हो चाहे सरकार की कोई किसी भी जैसे केंद्र के अलावा जो राज्य सरकार कुछ भी है
तो हर में देखिए पूरे तरीके से 100 में से 100 नंबर वाला काम कोई नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ कमी देखिए रहती है। तो उसमें कमी का काम वही उजागर करने का काम प्रतिपक्ष का रहता है कि जैसे कहीं ना कहीं जैसे कोई चीज है तो उसमें एक तरह रचनात्मक तरीके से और मतलब कि प्रोडक्टिव अपनी भूमिका निभा करके उसमें सुझाव देकर के और आगे सम्मिलित करवाने का काम करवाएं। जी ठीक है मनीष जी, अब वही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। एक तरफ हम इस चीज पर जब चर्चा कर रहे हैं, महेश जी ने कहा कि सुझाव रखने चाहिए और विपक्ष के तौर पर अगर आप सुझाव रखते हैं तो आपकी बातों का स्वागत भी होना चाहिए, लेकिन आपने जो तमाम कमियां गिनाई है, क्या आपकी पार्टी की ओर से सुझाव देने का कभी काम नहीं किया जाता है कि अगर आप लोग लंबे समय से सरकार में रहे हैं तो कुछ सुझाव दीजिए अगर आप लोगों को कमी लग रही है। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि आज का हमारा चर्चा का विषय ही यही है कि अब जो ये कदम उठाया गया है इससे क्या उम्मीद है कि जो पीले कार्ड हैं वो बढ़ेंगे या घटेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इससे इजाफा, क्योंकि 8 लाख वाला जो आंकड़ा आप कोट कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इसको इंक्लूड करने में। तो अब आप ये एक बैलेंस आंसर दीजिएगा कि क्या आपको आगे का सिनेरियो लग रहा है। देखिए, सुझाव तो खुद आंकड़ा दे रहा है विपक्ष के। हम तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, हम तो विपक्ष दिल्ली के गरीब लोगों के जो लोग दिक्कत हो रही है, जिनको जो दिल्ली के गरीब लोग हैं उनकी आवाज विपक्ष पार्टी होते हुए मजबूती से आपके सामने रख रहे हैं और ये आंकड़ा चीख चीख कर बोल रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे पॉइंट्स को लेना, उसको ऑब्जर्व करना, उसमें काम करना, उस पर आप उसको लागू करिए, ये डिपेंड करता है। लेकिन ये सरकार देखिए, शुरू से सरकार की मंशा ही नहीं है। इस सरकार की मंशा में खोट है। काम करने में कुछ कमियां ज्यादा या कम बेसी हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन जब आपकी मंशा में या आपका ईमान ही गलत है ना, तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकती। आप देखिए ना, सबसे पहले तो आप 8,27,000 लोगों का सोचिए, ये मात्र 8,27,000 इन गरीबों की बद्दुआ इनको लगेगी जो ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी के। मैं प्रवक्ता को सुन रहा था, काफी अच्छा प्रवचन दे रहे थे वो। अरे आप बात करो ना कि ये जो भूखे परिवार, ये जो रोड पे आ जाएंगे, जो भूखे मरने को, जिसके लिए आपने छोड़ दिया, उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए क्या करें? अरे बेवजह आप ट्रांसपेरेंसी लाइए ना भाई, आप ट्रांसपेरेंसी लाइए। आप एक बात बताइए, कंप्यूटराइज अगर वो सिस्टम था वो ट्रांसपेरेंसी लाएगा या 5 लोग बैठ जाएंगे वो ट्रांसपेरेंसी लाएंगे? आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। फिर मैं दलाली वाला बात बोलूंगा तो इनको बुरा लग जाएगा। जिनका दामन ही पूरा गलत है, दामन जो दामन पे दाग है, वो क्या नियत की बात करेंगे? नियत में ही पूरी तरीके से खोट है। सबसे पहले तो 8,27,000 पे जवाब दे कि जो ये 8,27,000 परिवार का जो राशन कार्ड बना है, इनके लिए जो 2 जून की रोटी जिनके लिए दिक्कत हो गई है, जो सुबह कमाते थे शाम को खाते थे, जिनके लिए 1-1 रुपए, पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक के बाद आपने राशन दफ्तर पर ताला मार दिया, आपने एफएसओ को वहां से भगा दिया। अरे गरीब किसके चक्कर काटेगा? किसका पॉकेट गर्म होगा? जाहिर सी बात है, बड़े बड़े लफ्जों में या बात को जलेबी की तरह घुमाने से बात नहीं होगी। बात या सीधे तौर पर यह है कि 8,27,000 लोग, बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले दर्शकों को बड़ी जानकारी दे देते हैं, उसके बाद मैं रुक करूंगी आपका। देखिए, बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आतिशी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पंजाब पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने आतिशी से जुड़ी हुई वीडियो क्लिप मामले में दर्ज एफआईआर और कथित सिख गुरुओं पर टिप्पणी से जुड़े हुए विशेषाधिकार उल्लंघन और अवमानना शिकायतों को लेकर पत्राचार आगे बढ़ाया है। जालंधर पुलिस की दर्ज एफआईआर के संबंध में रिपोर्ट और लिखित टिप्पणियां पंजाब के गृह विभाग के माध्यम से जो प्राधिकरण है उसे भेज दिया गया है और मामले में की गई टिप्पणी और फॉरेंसिक जांच समेत संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट देने के लिए स्वीकृति के बाद दिल्ली विधानसभा सचिवालय को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो देखिए, शीतकालीन सत्र के दौरान ये पूरा मामला गरमाया था और इस मामले में अब जो आगे की कार्रवाई वो जारी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि कार्यालय की ओर से इस पूरे मामले में देखिए आगे की जो जांच पड़ताल है वो जारी है और रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है, जो कि सचिवालय को जल्द ही भेजी जाएगी स्वीकृति के बाद। चलिए, चर्चा का एक बार फिर से रुख करते हैं। मनीष, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। दीपिका जी, मैं सिर्फ सिंपल सा आम लोगों के भाषा में आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं और यही सवाल उठाना चाहता हूं कि इन 8,27,000 परिवारों का क्या होगा जिनका आपने रातों रात आपने राशन कार्ड से इनका नाम हटा दिया। और बताइए, जो पहले जो सिस्टम था जिसमें रिश्वतखोरी बिल्कुल तरीके से खत्म कर दी गई थी, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाया गया था कंप्यूटराइज के माध्यम से, अब आपने उस पर एक कमेटी गठित कर दिया। अब आप कमेटी खेलेंगे, भाजपा के नेता, भाजपा के लोग, भाजपा के
लोग उस पर दलाली करेंगे, भाजपा के कार्यकर्ता इन्होंने हर गली मोहल्ले में बैठा रखे हैं जो गरीब लोगों से पैसा वसूलेंगे। तीसरी बात, आपने जो राशन दफ्तर पता ताला क्यों मार दिया भाई आपने? आप तो बोलते थे कि हम जो अपना जो जन कल्याण योजनाएं हैं वो हर घर तक पहुंचाएंगे। पहले चलो आपको अरविंद केजरीवाल जी की जहां पे लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा था, आपको बुरा लगा क्योंकि वहां पे लोग केजरीवाल जी का नाम ले रहे थे, आपने मोहल्ला क्लिनिक को रातों रात बंद कर दिया। अब आपने राशन, हर वो काम जिस पर अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, जिस पर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत ट्रांसपेरेंसी होती थी, ये नित्य नए तरीके से किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जाए, किस प्रकार से घूसखोरी किया जाए, किस प्रकार से अपना और अपने जो अधिकारियों का पॉकेट गर्म हो, अधिकारियों का पॉकेट गर्म होगा तो इनका पॉकेट गर्म होगा। ये इस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, इस चीज को। लेकिन दिल्ली में जो है जो 8,27,000 लोगों का जो बद्दुआ है इस सरकार को लगेगी। ये सरकार पूरी और पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा वाली सरकार है। पहले दिन से इन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था, आपको याद होगा दीपिका जी, इस सरकार ने आते ही यहाँ झुकी वहां मकान ठीक है, मनीष जी मैं लौटूंगी, महेश जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले मैं आदेश जी का रुख करूंगी। आदेश जी, क्योंकि विपक्ष में आप भी हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि ये जो बिचौलिया सिस्टम की बात की जा रही है, एक तरफ तर्क दिया जा रहा है कि इस सुविधा से ये बिचौलिया सिस्टम खत्म होगा, लेकिन दूसरी तरफ अब इसका विरोध और जो तथ्य है अभी मनीष जी रख रहे हैं, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? दीपिका जी, सच्चाई ये पिक एंड चूज किया जाएगा। मैं आपको बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि महेश जी ने भी कुछ बातें कही, उन्होंने कहा कोई अच्छे सुझाव हैं तो हमें दिए जाएं। तो मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ महेश जी को कहना चाहता हूं कि महेश जी, दिल्ली के अंदर 1998 के टाइम पे 11 जगह FSO के ऑफिस होते थे, जो कि बढ़ा के हमने हर विधानसभा में एक किया। 70 विधानसभाओं में FSO के ऑफिस किए, जो अभी हमारे साथी आप पार्टी के प्रवक्ता जो है मनीष जी भी कह रहे हैं कि उनको बंद किया गया। तो वो जो बंद किए गए हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि उन सारे ऑफिस को चालू किया जाए, ताकि लोग जो पिछले 10-15 सालों से परेशान हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं बन रहे, 10 साल से ज्यादा भी उन्होंने अप्लाई किए हो गया, तो वो अपने राशन कार्डों को पास में जाके बनवा सके। और जिस तरह से ये लिस्ट है, ये लिस्ट मैंने आपको बताई, ये विधानसभा वाइज है, और इसमें 2020 तक जो है लगभग 14 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, जिनके राशन कार्ड ही नहीं। दूसरा दीपिका जी, ये जो समिति बनाई गई है, जिला समिति बनाई गई है, उसके अंदर जिस तरह से 2 विधायकों को मेंबर के रूप में रखा जाएगा, वो पूरी तरह से अनुचित है। इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। हमने सिटीजन चार्टर एक्ट दिल्ली के अंदर बनाया था कि व्यक्ति राशन कार्ड के लिए अप्लाई करे, और उसके पास अगर वो पात्र है तो उसका राशन कार्ड FSO बनाता था, रिकमेंडेशन भेजता था और उसका राशन कार्ड बन जाता था। और 1 महीने के अंदर वो अधिकारी अगर उसके राशन कार्ड को बना के नहीं देगा तो राशन कार्ड के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती थी। ये एक एक्ट था। आज वो एक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया है, उसके ऊपर बिल्कुल काम ही नहीं हो रहा। तो ये वो सुधार के कदम थे, जिसके कारण मैंने आपको कहा कि 16 लाख से नए 16 लाख राशन कार्ड हम दिल्ली में बना पाए थे और घूसखोरी को खत्म किया था। क्योंकि जब सिटीजन चार्टर एक्ट था तो अधिकारी के ऊपर जिम्मेवारी तय हो जाती थी, अगर वो नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट किया जाता था। ये प्रोविजन उसको इन्होंने किया और एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी बना दी है, जो पूरी तरह से अनुचित है। इसके अंदर जो है लोग सहज अप्लाई कर पाए, कैटेगरी को चेंज करने की आवश्यकता है। ए कैटेगरी से ई कैटेगरी के बीच में कोई भी व्यक्ति रहता है, उसकी आमदनी हो, वो विडो हो, वो कोई और कारण हो, लेकिन उसका जो है कैटेगरी के हिसाब से आउट कर दिया जाएगा। जो अमाउंट 1,20,000 लिमिट रखी गई है वो बहुत कम है। 2 किलोवाट का जो कनेक्शन है वो आज प्राइवेट कंपनियां हैं। मैंने 1 किलोवाट का कनेक्शन अप्लाई किया, मुझे 2 किलोवाट कनेक्शन मिलता ही नहीं है, वो देते हैं। और जब मैं उसको 2-4-6 महीने यूज करता हूं तो अपने आप ही अगर मैंने कूलर भी लगा लिया तो मेरा 3 किलोवाट 4 किलोवाट हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता और बिल में ही जुड़ के आ जाता है सिक्योरिटी का पैसा के 2 किलोवाट। तो ये इस तरह की लूट खसोटी से सरकारें बचाती है, जहां सरकार लूट खसोट वालों खड़ी हो गई है। तो ये दिक्कत का कारण। तो महेश जी, कुछ हमारे सुझाव है, मैं आशा करता हूं कि आप सरकार तक पहुंचाएं और ये सरकार सुझावों को माने और जितने FSO ऑफिस है उन सबको चालू किया जाए। ठीक है महेश जी, आप सुझाव की बात कर रहे थे, आपको अभी
ऑन एयर ही सुझाव मिल गए। उम्मीद करते हैं कि विपक्ष के सुझावों को आप लोग सुनेंगे। लेकिन दूसरी बात, जब इसी चर्चा में एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि एक तरफ जब हम डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम मशीन्स पर इतने ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं कि आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रूटनी की अगर हम बात करें, चीज़ों की बात करें, तो वो मशीन से हो रही हैं, कंप्यूटर से हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन पर्सन कमेटी का बनाना, क्या आपको नहीं लग रहा है कि हम उसी 90 के दशक में पीछे जा रहे हैं इस तरह की व्यवस्था करके? अरे घूसखोरी का मामला साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए ना, इसमें इनका मनसा में पूरी तरीके से इनका मनसा गलत है, ये इनका ईमान गलत है, इनका इरादा गलत है, गरीबों के पेट पर लात मारना चाहते हैं। मनीष जी, मैं लौटूंगी ना आपके पास, मैं आऊंगी। महेश जी, सवाल मेरा आपसे था और ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए अपना। अच्छा, मैं दीपिका जी सबसे पहले तो भारद्वाज जी को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि उनके अच्छे सुझाव हैं, और सुझाव से पहले अगर वो जो वर्तमान में जो एक्ट बना है या जो दिल्ली सरकार की योजना है राशन कार्ड को, अगर वो पढ़ लिए होते तो उनको इनके ये सवाल जो है ये वो नहीं उठा पाते। इससे कहीं 100 गुना व्यवस्था और 100 गुना पारदर्शिता के साथ जो है इस योजना का शुरुआत किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अब आपको मैं बहुत ही मतलब तथ्यात्मक तरीके से, ऐसा नहीं कि भाई जो भी मुंह में आया अनाप शनाप बोल दो, उसके तहत नहीं कोई बात कहूंगा। देखिए, दिल्ली में ये लोग 72 लाख इस तरह के कार्ड बना के रखे हुए थे। आपको सुन के हैरानी होगी, 2 करोड़ की आबादी, 40% आबादी को इन्होंने बीपीएल में डाला हुआ था। क्या मजाक है? आपको लगता है कि जहां पे 750 रुपया पर डे एक मजदूर को मजदूरी मिलती हो, वहां आप 1 लाख रुपए की इनकम उसको घोषित करके और 72 लाख का लोगों का राशन गरीबों के नाम पर उठा के आप कहां बेच रहे थे? एक बात। दूसरी बात कि देखिए, 1 नेशन 1 राशन कार्ड की व्यवस्था एक्ट जो है ये बन चुका है और पूरे देश में लागू है। गरीब आदमी, प्रवासी मजदूर कहीं भी जाएगा, वो राशन कार्ड उसका आधार से लिंक करके, इसको दिल्ली में आधार से लिंक कर दिया गया है, सारी चीजें व्यवस्थित कर दी गई है ताकि उसको राशन लेने में कोई असुविधा ना हो। क्योंकि यहाँ पे प्रवासी मजदूरों की भरमार है, वो भूखे ना सोए, लोगों को व्यवस्थित ढंग से जो है उनको कहीं आहार मिले। तो वो चीज केंद्र सरकार आपको तभी देगी जब इस तरह के पारदर्शी व्यवस्था के तहत जो है आप अपने यहाँ कोई योजना लागू करोगे। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने कहा कि समिति बनाने की क्या जरूरत थी। समिति एम्पावर्ड कमेटी है। समिति जो है, आप जनप्रतिनिधि को कह रहे हो, एमएलए को कह रहे हो कि वो किसी कमेटी का हिस्सा क्यों होगा? तो फिर सरकार जो है, मुख्यमंत्री क्या जनप्रतिनिधि नहीं है क्या? मंत्री जनप्रतिनिधि नहीं है क्या? तो सवाल यह है कि नौकरशाही के सहारे जो आप कर रहे थे अब तक, उसका नतीजा क्या हुआ कि 72 लाख लोग जो है नकली लोग बनके और लूटे जा रहे थे। उनका क्या मतलब है? वो जवाबदेह होंगे क्या? पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल कौन है? जनप्रतिनिधि। उसको आप कह रहे हो कि क्यों विधायक को आप ले आए हो समिति में, जिला समिति में। जिला समिति एम्पावर्ड कमिटी है, जो जैसी जरूरत होगी, जिस तरह की जरूरत होगी, जैसे इन्होंने कहा कि भाई आप राशन की दुकानों को बढ़ाओ, एफएसयू राशन कार्ड बढ़ाओ। मैं फिर से सवाल वही करूंगी महेश जी कि जो मशीन डिपेंडेंसी, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भी डिजिटलाइजेशन के लिए या केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार कदम नहीं आगे बढ़ाती है? जब हम डिजिटल इतने ज्यादा हो गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज भी कमेटी की जरूरत है इस तरह की स्क्रूटनी करने के लिए? भाई, आप स्क्रूटनी की बात ही नहीं है। आप या तो एक योजना को पढ़ के फिर सवाल करोगे तो समझ में आएगा मुझे। नहीं, ये सवाल मेरा इन्हीं, चाहे आदेश जी की मैं बात करूं या मनीष जी की बात करूं, दोनों की बात पे मैं उन्हीं से आप ये सवाल कर रहे हो। बिल्कुल, आप उनको कहो कि भाई उस योजना को जो अभी सरकार ने वर्तमान में बनाई है, उसको लागू करने जा रही है, उसको वो पढ़े। वो एम्पावर्ड कमेटी है, वो स्क्रूटनी कमेटी नहीं है। अगर ये कहीं दुष्प्रचार और झूठ और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के तहत जो ये करते रहे हैं, भाई इनकी अतीत क्या रहा है? झूठ बोलो और भागो। झूठ में तो 2 दर्जन बार तो ये पैर पकड़ के लोगों का माफी मांग चुके हैं, शीला जी तक से माफी मांग चुके हैं। तो सवाल यह है कि इनके फरेब और झूठ और फरेब के ऊपर अगर रिलाई करके आप कोई भी सवाल दर्शकों के आगे रखेंगी, तो मैं समझता हूं कि दर्शकों के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। ठीक है, जब आप अब इस पर मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनीष जी, और उम्मीद करती हूँ कि जो कमेटी का आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, उस पर जवाब आपको जरूर मिला होगा। एक जिम्मेदार चैनल पर आके किस प्रकार से साफगोई से झूठ बोला जाता है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। इन्होंने ये हर बार आके अपने फर्जी होने का अपने आप सबूत पेश कर देते हैं। लास्ट क्लास तक एम्पावर्ड कमेटी और स्क्रूटनी कमेटी क्या हुआ भाई?
गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। आप बोल रहे हो कि एक तरफ ये स्क्रूटनी कमेटी नहीं है, ये इंपावर्ड कमेटी है, इसका मतलब कमेटी का कोई मायने नहीं है। या तो आप बोल दीजिए कि हाँ भाई ये एक दलाली का एक सर्टिफिकेट हम देंगे, ये दलालों का एक ग्रुप होगा। आप समझ रहे हैं, मैं एकदम बिल्कुल आपको साफ शब्दों में बोल रहे हैं, ये एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए अपनी और जो है नहीं, वो कह रहे हैं आपने गलत पढ़ा है ना। अगर स्क्रूटनी शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गलत करिए ना भाई। आप गलत पढ़कर आए हैं। बिल्कुल स्पष्ट। नहीं दीपिका जी, हम तो बिल्कुल आपको स्पष्ट बोल रहे हैं, आम लोगों के भाषा में बोल रहे हैं। हमें दर्द है, दीपिका जी, जनप्रतिनिधि जवाब देगा या नौकरशाह जवाब देगा, इनसे ये पूछिए। नहीं, मैं आपको टोक नहीं रहा हूं। 8,27,000 लोगों को कैसे न्याय दिलाएंगे? जनप्रतिनिधि की हम बात करते हैं, दूसरी तरफ आप सबकी बात आप सुन रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप इसे स्पष्ट रूप से बताएं कि एक कमेटी का जब गठन होता है जिसमें जनप्रतिनिधि को शामिल किया गया है, दूसरी तरफ पिछली सरकारों ने जो कार्यप्रणाली अपनाई है, आप इस विषय पर जरूर अपना कमेंट ऐड करिए। देखिए, बातों को आप घुमा रहे हैं। सुनिए, पक्ष के और प्रतिपक्ष के जो तीनों प्रवक्ता हैं तो अपने तरीके से अपनी अपनी पार्टी का रुख बेहतरीन तरीके से रख रहे हैं। प्रतिपक्ष के और पक्ष के तीनों का ही सभी का मैं सम्मानित तरीके से उनकी बातों का सम्मान करते हुए, उनके वक्तव्य का सम्मान करते हुए मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि देखिए, ऐसा है कि जो भी प्रक्रिया टोटल पूरी तरीके से ऑनलाइन है, और ऑनलाइन अगर प्रक्रिया तो उसमें किसी तरह के कोई हस्तक्षेप जो है उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरी बात, जहां पर कमेटी की बातचीत चल रही, तो कमेटी में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ संशय है शायद। वैसे कमेटी जो है इसलिए नहीं है कि वो कोई बैठ के विधायक महोदय जो है या डीएम जो महोदय जो है उस पर ठप्पा लगाएंगे, साइन करेंगे, कुछ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ऑनलाइन जैसे कोई व्यक्ति है तो ऑनलाइन जैसे कि पोर्टल पे जाकर के या जो जैसे कि ऑनलाइन जैसे की प्रक्रिया जो रहती है तो उसमें वो पोर्टल के माध्यम से अपने तरीके से जैसे उसका करता है, आवेदन करता है। और जैसे कि ई-केवाईसी सभी की जरूरत है, तो वो सारे डिटेल जैसे कि जो दस्तावेज जरूरत है तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड कर दे। उसके बाद में संबंधित एफएसओ जो है उसके पास जाएंगे और वो बाद में एक तरह से ई कार्ड जो है वो जारी कर देंगे, जो कि मान्य रहेगा। और उसके बाद में जो चीज जैसे कि किसी भी तरीके जैसे कोई अगर समस्या परेशानी अगर आती है तो उस केस में जो कमेटी में जो सदस्य हैं, या विधायक जैसे हो गए या जैसे डीएम हो गए जो लोग हो गए, तो उनके माध्यम से कोई समस्या आने पे कोई त्रुटि रह जाए उसमें या दिक्कत परेशानी रहे या किसी चीज पे कोई रिजेक्शन हो जाए तो उसको जाकर के वो सामने जाकर के एक तरह से वो अपील कर सकता है, वो बातचीत कर सकता है। उसकी समस्या का निवारण करने के लिए कमेटी है, जिसको एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से बांस साथ में आकर के एक बांस खड़ा कर दिया है 100 फीट का, भाई ये बांस है, हमें मतलब आकर के इस पे जाके सर मारना है। तो ऐसी कोई चीज कुछ नहीं है, सिंपल साधारण बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया है। और उस तरह के जो पात्र जो लोग होंगे उन्हीं को एक तरह से मिले, इसकी सुनिश्चितता की गई। और बाकी 15 से 30 दिन के बीच में उसको ई कार्ड जो है वो जारी कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो संशय उसको दूर कर लेना चाहिए। बाकी जिस तरह के जवाब मिल गया होगा। दिनेश जी ने बड़े आसान शब्दों में आपके सवाल का जवाब दिया। मैंने काफी आसान शब्दों में भी मैं आपको बताने का बस 5 सेकंड में आपको बताऊंगा। अगर पोर्टल पे ठीक आवेदन करने से ही मिल जाएगा और इसमें अगर कोई जो एम्पावरमेंट कमेटी या स्क्रूटनी कमेटी का कुछ भी रोल नहीं है तो ये है किस लिए? ये आप जो सच्चाई है वो छिपा रहे हैं। बता तो रहे कहीं कहीं बातों को जिस प्रकार से एफकिन फाइल को दबाया जा रहा है उसी प्रकार से बात को तरीके से कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है मनीष जी, समय बहुत कम है, तो जरा विपक्ष को आप लोग अच्छे से समझाइए कि क्या प्रावधान है ताकि सवाल न उठे। गरीब लोग दलालों के चंगुल में फंसेंगे। बहुत कम समय मेरे पास फाइनल कमेंट। दिनेश जी एफएसओ को आपने मनीष जी समय कम है मेरे पास। दिनेश जी थैंक यू दीपिका जी। देखिए, कोई किसी को एफएसओ के पास में विधायक महोदय डीएम एडीएम किसी के पास किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है और बहुत सरल है उस तरीके से। कोई जैसे कि ऑनलाइन किसी ने अप्लाई किया, अप्लाई करके कुछ अगर कमी अगर रहेगी तो उसमें कमेटी, देखिए पहले भी रही है कमेटी, हमेशा हर टाइम पे रही है, चाहे किसी की